नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय मैं पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हूं और ये वही जगह है जहां पर युद्ध से अपनी जान बचाने के लिए लाखों की संख्या में यूक्रेन के लोग पहुंच रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग भी हैं। अब तक 4.5 लाख लोग यूक्रेन से पोलैंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और हजारों की संख्या में भारतीय भी यहां पर आए हुए हैं। आज हम आपको रशिया और यूक्रेन के युद्ध का पूरा विश्लेषण इसी वॉर्सो शहर से दिखाएंगे। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको 3 झंडे दिखाई देंगे यहाँ पर। इनमें एक झंडा पोलैंड का है, दूसरा यूरोपीय यूनियन का है और तीसरा झंडा यूक्रेन का है। और इस यूक्रेन के झंडे को यहाँ पर यूक्रेन के समर्थन के लिए खास तौर पर लगाया गया है। इस युद्ध में यूक्रेन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है पोलैंड। पोलैंड का 535 किलोमीटर लंबा बॉर्डर यूक्रेन से लगता है और इसके अलावा पोलैंड की सीमा रशिया से भी लगती है। इस समय पोलैंड एक ऐसा देश है जो नेटो फोर्सेस का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद क्या रशिया अपने दूसरे पड़ोसी देशों पर भी हमला कर सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इन देशों में लाखों शरणार्थी आ रहे हैं, लेकिन क्या युद्ध की चिंगारियां भी पड़ोसी देशों तक आ सकती हैं? और अगर ऐसा हुआ तो ये जगह जहां पर इस समय मैं खड़ा हूं यानी पोलैंड, ये खतरे में आ जाएगा। इस समय जी मीडिया के 3 संवाददाता पड़ोसी देशों में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं इस समय जो यूक्रेन के बॉर्डर पर हैं। हमारे एक संवाददाता हंगरी के बुडापेस्ट में हैं और मैं यहाँ वॉर्सो से ग्राउंड जीरो से आपके लिए इस युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज आज हम लेकर आए हैं। इस समय यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में है। बाहर खड़े रहना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब यहाँ पर शाम हो चुकी है और शाम होने के बाद टेम्परेचर कम से कम -6 या उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ ठंड भले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो विश्लेषण होगा आज का वो बहुत ही गर्मा गर्म होगा। और ये यूक्रेन और रशिया के बीच इस चल रहे युद्ध की सबसे विस्तृत टेलीविजन कवरेज आज आपके सामने होने वाली है, जो कि 3 देशों से होगी। पोलैंड से होगी, यूक्रेन के बॉर्डर से होगी और हंगरी से होगी। इसलिए अपनी सीट बेल्ट्स बिल्कुल टाइट करके बैठिए और अगले 1.5 घंटे तक हमारी ये शानदार ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए और ग्राउंड जीरो से इस विश्लेषण को देखिए। इस समय आप ये विशेष प्रसारण पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से देख रहे हैं और मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये वो जगह है जहाँ पर आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो ये वॉर्सो का हवाई अड्डा है। अब रणनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और आज आपको ये भी समझना चाहिए कि वॉर्सो शहर जो है इसका क्या महत्व है। वॉर्सो शहर वही शहर है जहां वर्ष 1955 में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों के साथ मिलकर एक मिलिट्री अलायंस की घोषणा की थी और ये मिलिट्री अलायंस नेटो देशों के खिलाफ था। ये समझौता पोलैंड के इसी वॉर्सो शहर में हुआ था और इसीलिए इसे वॉर्सो पैक्ट कहते हैं। यानी आज जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं वो शहर एक जमाने में सोवियत संघ की सैन्य शक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु होता था और वॉर्सो पैक्ट में सोवियत संघ के बाद पोलैंड सबसे बड़ा और सबसे मजबूत देश था। 1945 से 1990 के बीच जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध लड़ा गया, उस समय पोलैंड के इसी शहर से सारी बड़ी बड़ी रणनीतियां बनती थी। वॉर्सो पैक्ट के सभी सदस्य देश यहीं पर इकट्ठा होते थे और यह तय होता था कि अब सोवियत संघ अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ क्या कदम उठाएगा। लेकिन समय का चक्र देखिए, खेल देखिए। जो पोलैंड एक समय अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ मोर्चा संभालता था, आज वही पोलैंड और उसका यही वॉर्सो शहर नेटो देशों का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। पोलैंड ने कई दशकों तक सोवियत संघ के साथ मित्रता के संबंध बनाकर रखे, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसी शहर में पोलैंड की तत्कालीन सरकार ने तय किया कि अब उसे आर्थिक तरक्की के लिए रशिया का साथ छोड़कर पश्चिमी देशों के साथ जाना होगा और उसने यही किया और पोलैंड वर्ष 1999 में नेटो देशों में शामिल हो गया और आज इसी पोलैंड में नेटो देशों ने अपनी सेनाएं उतारी हुई हैं। इस समय अमेरिका के 5,000 और नेटो देशों के कुल 12,000 सैनिक यहीं पोलैंड में तैनात हैं। इनमें लिथुआनिया के 6,900 सैनिक हैं, एस्टोनिया के 6,000 सैनिक हैं, लातविया के लगभग 1,200 सैनिक हैं, रोमानिया के 4,000
और स्लोवाकिया के 1,500 और कोसोवो के भी 3,500 सैनिक इनमें शामिल हैं जो यहां पर तैनात हैं। इसके अलावा एस्टोनिया में ब्रिटेन की सेना ने अपने टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भेज दी हैं और फ्रांस ने भी अपने फाइटर जेट्स यहां पर उतार दिए हैं, जबकि बाल्टिक सी में जर्मनी ने खतरनाक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और रोमानिया और पोलैंड में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यानी इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूं उसके आसमान में नेटो देशों का कड़ा पहरा है और इसके अलावा पोलैंड की सेना में भी 99,000 सैनिक हैं जो युद्ध की स्थिति के लिए पूरी तरह इस समय तैयार है। पोलैंड का यूक्रेन के साथ 535 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है और दोनों देशों के बीच 8 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं और अब तक यूक्रेन से सबसे ज्यादा 4,53,000 शरणार्थी पोलैंड आ चुके हैं इस बॉर्डर के जरिए। अब सवाल यह है कि जो पोलैंड यूक्रेन के लाखों शरणार्थियों को अपने देश में प्रवेश दे रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि युद्ध की चिंगारियां उस तक नहीं पहुंचेंगी? और जब पोलैंड और यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी देश युद्ध में जाने ही नहीं वाले हैं, तो फिर नेटो देश अपने सैनिकों को यहां तैनात कर क्यों रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार कह रहे हैं कि वो युद्ध में नहीं जाएंगे, नेटो देश भी कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पोलैंड में अपने सैनिक भी लगातार भेज रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको इस नक्शे से मिलेगा। यूक्रेन की पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर कुल 5 देश हैं: पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। इनमें मोल्डोवा को छोड़कर बाकी सभी देश नेटो देशों का हिस्सा है। यानी अगर रशिया इन देशों पर हमला करता है तो ये सीधे नेटो देशों पर हमला माना जाएगा और ऐसी स्थिति में रशिया के सामने नेटो के 34 लाख सैनिक खड़े हो जाएंगे। नेटो में शामिल कुल 30 देशों के पास 34 लाख सैनिक हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर किसी नेटो देश पर हमला होता है तो भारत जैसे देश की लगभग दुगनी सेना रशिया के 8 लाख सैनिकों के खिलाफ युद्ध में उतर जाएगी। नेटो देशों के आर्टिकल 5 में यह लिखा है कि अगर उसके किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो नेटो पर इस हमले को बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला मानेगा और यही वजह है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड में उसने अपने 12,000 सैनिकों को यहां पर तैनात किया हुआ है और इस युद्ध में पोलैंड की भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है। पोलैंड की सीमा 7 देशों से लगती है। इनमें रशिया और यूक्रेन तो है ही, साथ ही जर्मनी है, लिथुआनिया है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है और बेलारूस जैसे देश भी हैं। यानी पोलैंड पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के मध्य में स्थित है और इसलिए पोलैंड का झुकाव किस तरफ ज्यादा है ये दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड पर प्रभाव के लिए रशिया और जर्मनी के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पोलैंड सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया और अगले 45 वर्षों तक वो कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा रहा, लेकिन आज वो नेटो के साथ है। वैसे रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की जड़ में यही वॉर्सो शहर भी है जहां से मैं इस समय आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूं। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब नेटो ने रशिया से वादा किया था कि अगर वो वॉर्सो पैक्ट के समझौते को समाप्त कर दे तो नेटो भविष्य में कभी भी पूर्वी यूरोप के उन देशों को अपने सैन्य संगठन में शामिल नहीं करेगा जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। उस समय रशिया नेटो के प्रभाव में आ गया और वर्ष 1991 के विघटन के बाद इस पैक्ट को उसने खत्म कर दिया और यह उम्मीद जताई कि नेटो भी अपने वादे को पूरा करेगा, लेकिन नेटो ने कभी भी अपने वादे पर अमल नहीं किया, बल्कि उसने एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों को अलग अलग समय पर नेटो का सदस्य देश बना लिया जो एक समय वॉर्सो पैक्ट के तहत सोवियत संघ का हिस्सा होते थे। यानी नेटो ने आज तक केवल विश्वासघात किया है और आज यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी जड़ में भी यही कारण है। आज जो युद्ध आपको दिख रहा है, अगर आपने उस युद्ध के पीछे के इतिहास को नहीं पढ़ा, अगर आप 50 साल पीछे नहीं जाएंगे, 100 साल पीछे नहीं जाएंगे, सोवियत संघ के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, वॉर्सो पैक्ट जैसे जो समझौते हुए उनके बारे में अगर आपको नहीं पता चलेगा तो पूरी दुनिया को इस समय व्लादिमीर पुतिन एक विलेन, एक खलनायक के तौर पर ही नजर आएंगे। लेकिन अगर आप पूरे इतिहास को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो जगह है जहां से इस समय मैं खड़ा हुआ हूं, ये वो जगह है जहां पर बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे विश्वासघात हुए, दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त बनते चले गए। आज एक और बड़ी बात यह भी है कि कल जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई तो उसमें
एक मुद्दा सामने निकल कर आया और वो मुद्दा ये था कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को यूक्रेन का प्रशासन, वहां की सरकार एक ढाल की तरह, एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन्हें वहां पर जबरदस्ती रोक कर रखा गया है ताकि वो उन्हें एक ह्यूमन शील्ड की तरह से रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन भारत सरकार ने आज इस बात का खंडन किया है और भारत सरकार ने कहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी भी भारतीय छात्र को यूक्रेन में जबरदस्ती रोक कर रखा गया हो, उसे बाहर ना निकलने की इजाजत दी जा रही हो या उसे किसी तरीके से अगवा करके ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही हो। बल्कि भारत सरकार ने तो यूक्रेन की सरकार का धन्यवाद दिया है और कहा है कि यूक्रेन की सरकार सहयोग कर रही है, कोऑपरेट कर रही है ताकि हमारे जो बचे हुए भारतीय नागरिक हैं वो वहां से निकल सके। लेकिन आज अपनी कवरेज में और अगले दिनों जब हम ये कवरेज करेंगे, अब हम भारत के इन तमाम नागरिकों से जो लगातार यूक्रेन से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अब हम उनसे सीधे बातचीत कर पाएंगे और आज भी और आने वाले कई दिनों में हम आपको सच्चाई बताएंगे कि सच्चाई है क्या। क्या वाकई भारत के छात्रों को वहां पर जबरदस्ती रोका जा रहा था? क्या वाकई बॉर्डर पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है? क्या नस्लीय भेदभाव बॉर्डर पर हो रहा है? यानी जो यूरोप के नागरिक हैं, जिनको वो कहते हैं कि जिनका रंग साफ है, भूरे बाल हैं और नीली आंखें हैं, क्या उन्हें पहले बॉर्डर पार करने की इजाज़त दी जा रही है? और जो एशिया के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, अफ्रीका के जो लोग हैं, क्या उनके साथ भेदभाव बरतते हुए उन्हें वहाँ से नहीं गुजरने दिया जा रहा है? क्योंकि ये आरोप भी आज लग रहे हैं। और एक और बात आज हम आपको बताना चाहते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। भारत की सरकार ने रशिया की सरकार से और यूक्रेन की सरकार से लगातार वो बातचीत कर रही है और जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया और वो इसलिए दिया गया ताकि भारत सरकार के कहने पर 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया जाए और उस दौरान भारत के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो किसी भी तरीके से वहां से जल्दी से निकाले जा सकें। और आपको याद होगा, कल ही भारत ने ये एडवाइजरी जारी की थी अपने नागरिकों के लिए जो खार्किव में फंसे हुए थे कि वो हर कीमत पर कुछ भी करके आज के आज ही खार्किव से निकल जाएं, चाहे पैदल निकलें, चाहे ट्रेन से निकलें, चाहे बस से निकलें, लेकिन उन्हें हर कीमत पर खार्किव से निकलना है। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस तरह की एडवाइजरी भारत सरकार ने क्यों जारी की थी। उसका कारण यह था कि भारत ने इस युद्ध को 6 से 8 घंटे के बीच तक रुकवा दिया था और इस युद्ध को इसलिए रोका गया इतने घंटों तक ताकि भारत के नागरिक वहां से सुरक्षित निकल सके। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहां से बता रहा हूं जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी और ये किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है क्योंकि इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश इस युद्ध में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। वो भूमिका निभाना चाहते हैं लेकिन अभी उनकी इतनी ताकत नहीं कि वो कोई भूमिका निभा सकें। लेकिन भारत जैसे देश ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कम से कम इस युद्ध को 6 से 8 घंटे तक रोक कर रखा। ये अपने आप में किसी भी देश की सॉफ्ट पावर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। The war was stopped, again, is the language that I am not. We were told this is the way to get our citizens out. I limit myself to that. Whether the war was stopped, not stopped, who stopped it, I'm not getting into that. 20,000 was our estimate because from registration, clearly if 18,000 have come out, and we estimate at least a couple of thousand there because, as I said, 1,000 are sitting in Pishochin and there are some people in Sumy, there are some in Kharkiv, there's some more on the western side. So clearly people didn't register. So we estimated this and I think there will be some more people who will suddenly pop up. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.